तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत का संवैधानिक विकास भाग 3। भाग 2 हम पहले ही करा चुके हैं। भाग 2 में मैंने भाग 1 में जो मैंने बताया था कि भारत के संविधान का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है और इसका समाप्ति कहाँ पर होती है, उसमें हम वीडियो में करा चुके हैं पहली वाली क्लास में। उसके बाद दूसरी जो हमारी क्लास आई थी 1833 का अधिनियम आया था। उसके बाद 1833 हो गया, 1854 हो गया, 54 के बाद 1892 की हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी, उसमें 1861 की हमने चर्चा करी थी। उसके बाद थोड़ी सी उसमें चर्चा करी थी हमने 1909 के अधिनियम के बारे में, और उस 1909 के अधिनियम क्यों बना, उसमें क्या क्या हुआ था 1909 में, यानी पूरी चर्चा कर चुके थे 1909 के अधिनियम की। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करी थी हमने उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 की। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 क्यों लेकर आए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 इसलिए बना था क्योंकि यह भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर पाया था। नहीं, 1909 में भारत शासन अधिनियम 1909 में जो स्वशासन की मांग उठ रही थी, भारतीयों के द्वारा जो स्वशासन की मांग उठ रही थी, उसको पूरा नहीं कर पाया था। जिस कारण, अगर हम बात करें, जिस कारण 20 अगस्त, यहाँ बात करते हैं 20 अगस्त 1917 की, ठीक है। 20 अगस्त 1917 एक पर्सन थे जिनका नाम था मॉन्टेग्यू, ठीक है। मॉन्टेग्यू भी कहते हैं इन्हें, मॉन्टेग्यू, इसलिए इससे जो अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जो स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर पाया था 1909 का अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू एक पर्सन थे 1917 में, मॉन्टेग, ठीक है, इन्हें मॉन्टेग्यू भी कहा जाता है। तो मॉन्टेग एक पर्सन थे, और ये कौन थे, देखिए ये थे उस टाइम पे भारत सचिव, ये थे उस टाइम पे भारत सचिव, ठीक है। ये उस टाइम पे भारत सचिव थे, और उसी टाइम पे जब भारतीय सचिव थे तो इन्होंने ब्रिटिश संसद के प्रति, ठीक है, ब्रिटिश संसद के इन्होंने इसके ब्रिटिश संसद यानी सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा करी 1917 में, यानी 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने, जो भारत सचिव थे उस समय पे, इन्होंने ब्रिटिश संसद के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा करी। अब जब इन्होंने देखिए इस घोषणा में था क्या, इस घोषणा में ये कहा गया था कि जो भारतीय जो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की जो बात उठ रही थी उस टाइम पे, डोमिनियन स्टेटस और भारतीयों की स्वतंत्रता की जो बात उठ रही थी, ठीक है, स्वशासन की जो बात उठ रही थी, उसको लेकर के ये भारत आए, और भारत में इन्होंने यहाँ पर उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल जिनका नाम था, ठीक है, चेम्सफोर्ड, उनसे इन्होंने मीटिंग की, भारत के कुछ अन्य नेताओं के साथ इन्होंने मीटिंग की, और उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू, ठीक है, एक रिपोर्ट पेश की इन्होंने, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है उसे। इन्होंने रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट पेश करने के बाद 1918 में जो रिपोर्ट पेश कर दी थी, तो उसमें इन सुधारों को जो कहा गया था वो कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इन रिपोर्ट के तहत इसमें क्या क्या कहा गया था, इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम इसी रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार का गठन किया, ठीक है, सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार का गठन किया इसी के तहत। और इसी में ही इन्होंने बाद में जो कहा था, अब यहीं पर इन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचित चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया, यानी ठीक है, यानी डायरेक्ट रूप से अब चुनाव प्रणाली संपन्न की जाने लगी, और स्त्रियों के लिए भी सबसे पहले मतदान का अधिकार दिया गया था। यानी 1919 के अधिनियम के तहत क्या कहा गया था, स्त्रियों के लिए मतदान का अधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का, यहाँ पे पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कराई गई थी। सचिव की सहायता के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी, यानी भारत सचिव जो होता था उस समय पे, राज्य सचिव भी कहते थे इसे, तो सचिव जो होता था उसकी सहायता के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी, और केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया था, ठीक है। द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया गया था। अब यहीं पर इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ होती थी, यानी प्रांत बोलते थे जिन्हें, अब इन प्रांतों के बीच विषयों में, यानी विषयों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान यहीं पर किया गया था, और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी प्रावधान यहीं किया गया था।
केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया, क्योंकि केंद्रीय और प्रांतों के बीच में जब शक्तियों का विभाजन कर दिया था, यानी बंटवारा कर दिया था। तो इस अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और स्त्रियों को भी मतदान का अधिकार दिया गया था। ठीक है, स्त्रियों को यहाँ पर मतदान का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम चुनाव की प्रणाली अपनाई गई प्रत्यक्ष तरीके से। पहले जो चुनाव होते थे वो प्रत्यक्ष तरीके से ना होकर के अप्रत्यक्ष तरीके से होते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट चुनाव की पद्धति को अपना लिया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। जो भारत परिषद जो होती थी, भारत परिषद, यहाँ पर देखिए भारत परिषद, तो भारत परिषद की जो पहले संख्या होती थी 8, अब उनकी संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 12 कर दिया गया था। यानी 12, इनकी संख्या को 12 कर दिया गया था। एक उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। इस अधिनियम के जरिए पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया था। यानी इसी अधिनियम के तहत सबसे पहले केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया। द्वैत शासन पद्धति को लागू किया गया। द्वैत शासन को 8 प्रमुख प्रांतों में लागू किया गया। यानी सबसे पहले जब द्वैत शासन पद्धति को यहाँ पर लागू किया गया था, तो उसी समय इस द्वैत शासन प्रणाली को 8 प्रांतों में लागू किया गया। यहाँ तक हो गया। अगर नेक्स्ट की हम चर्चा करें, द्वैत शासन प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार चलाने का प्रशिक्षण देना था। यानी जो ये द्वैत शासन प्रणाली जो लगाई गई थी राज्य और प्रांतों में, तो इसका मकसद ये था कि जो द्वैत शासन प्रणाली है, अब किसके तहत जो भारतीय होंगे उनको सरकार कैसे चलाई जाएगी, इसका, ठीक है, इसका प्रशिक्षण देना था। यानी प्रशिक्षण, उनको ट्रेन करना था कि कैसे आप सरकार चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। इस चीज़ को लेकर के द्वैत शासन प्रणाली को लेकर आए। केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा इसी अधिनियम के तहत कर दिया गया था। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, देखिए, केंद्रीय और प्रांतीयों के बीच शक्तियों का, विषयों का बंटवारा कर दिया गया था। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया था। अब देखिए, केंद्रीय विषयों पर बात करें, जो केंद्रीय विषय होते थे, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय होते थे, तो केंद्रीय विषयों पर केंद्र सरकार विधि बना सकती थी और प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय सरकार विधि बना सकती थी। पहले क्या होता था कि एक ही इसमें विधि बना सकते थे, लेकिन अब क्या होता था यहाँ पे, इस अधिनियम के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अब केवल केंद्र के विषयों पर केवल केंद्र सरकार आपके कानून बनाएगी और प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी। प्रांतों में द्वैत शासन लागू करने के लिए प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, हस्तांतरित विषय तथा आरक्षित विषय। यानी हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, इनका उल्लेख यहीं पे किया गया। यानी सबसे पहले जब द्वैत शासन प्रणाली लगाई गई तो प्रांतों के विषय, यानी जो प्रांतों के जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया था। और हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों के माध्यम से सर्वप्रथम सीमित क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार की नींव डाली। यानी जो हस्तांतरित विषय थे उसके द्वारा सर्वप्रथम सीमित क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार की नींव डाली। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन की स्थापना का प्रावधान सबसे पहले यहीं पे किया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान यहीं पे किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। यानी जो केंद्रीय और राज्य के बजट जो होते थे, पहले एक ही बजट बनता था, अब क्या कर दिया था कि केंद्र का बजट अलग होगा और राज्य का बजट अलग होगा। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया। अब सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, जो 1919 में दिया गया था, 1909 में जो दिया गया था। सबसे पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई थी। यानी मुस्लिमों के जो प्रतिनिधि होंगे उनके मतदाता केवल मुस्लिम ही होंगे, ये कहा गया था 1909 के सांप्रदायिक ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली में। क्योंकि अब मान लीजिए, अब क्या पहले उसमें क्या था, उससे पहले कि जो अगर मान लीजिए कोई भी चुना जाएगा तो उसमें सभी लोग वोट कर सकते हैं। यानी मुस्लिम जो कैंडिडेट होते हैं उनको जिताने के लिए सभी लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन 1909 में कह दिया था, साफ साफ ये कह दिया गया था कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम ही मतदाता वोट करेंगे, उसके बाद अन्य कोई वोट नहीं कर सकता, ठीक है, मतदान नहीं दे सकता है। तो सांप्रदायिक इसको बढ़ा दिया गया था 1909 में जो लागू की गई। अब इसको क्षेत्र को बढ़ा दिया। अब इसके क्षेत्र को जब बढ़ा दिया गया था तो यहाँ पर इसके क्षेत्र में तो इनको किस किस को दिया गया, यानी क्षेत्र को बढ़ा करके किन किन को मतदान की पद्धति दी गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जब दायरा बढ़ाया था तो इसमें किस किस को दिया गया था। देखिए, इस व्यवस्था में सिखों, ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियनों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दी गई। सिख हो गए, ठीक है, ईसाई हो गए और एंग्लो इंडियन,
ठीक है। सिख कौन कौन के लिए, अभी इसका दायरा किस किस के लिए बढ़ा दिया गया था, इसमें सिख थे, ठीक है, सिख थे, ईसाई थे और एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियनों के लिए भी ये दायरा बढ़ा दिया गया था। और इसमें से दायरा जो बढ़ाया था इसके बाद ठीक है। अब बात करें, द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। यानी जो द्वैत शासन प्रणाली शब्द जो आया था सबसे पहले, इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो किसको माना जाता है, लियोनिस कार्टिस को इसका जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। यानी प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, प्रांतों में सबसे पहले द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ यहीं पर किया गया था। और इस द्वैत शासन प्रणाली के शब्द का जो सबसे पहले इसका जो जन्मदाता माना जाता है द्वैत शासन प्रणाली का, इसका नाम था लियोनिस कार्टिस, ठीक है। लियोनिस कार्टिस इसके जन्मदाता माने जाते हैं, किसके, द्वैत शासन प्रणाली के। यानी द्वैत शासन प्रणाली क्यों आई, देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन प्रणाली जो लगाई गई थी वो प्रांतों में लगाई गई थी, और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो द्वैत शासन प्रणाली लगाई गई थी वो केंद्र में लगाई गई थी, ठीक है। तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था, कहाँ, 1935 के अधिनियम के तहत, और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, साइमन कमीशन 1927, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 क्यों आया, क्यों बना, इसके, ठीक है, इसके बनने का क्या कारण था, ठीक है। इसके बनाने का जो प्रावधान हुआ था 1927 में जो बना था ये, ठीक है, ये इसकी अवधि रखी गई थी 10 साल इसकी समय अवधि रखी गई थी। लेकिन समय अवधि से एक, ठीक है, पहले ही ये बन चुका था, और बनने के बाद ये, ठीक है, बाद में कितनी तारीख को, 30 जून, यानी बात करें तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, और मुंबई में इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन में जो सदस्य थे, इनकी सदस्य संख्या 7 थी, ठीक है, जिनका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये बना था, जिस कारण इसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका काम था, इसका काम ये था कि जो पिछली बार जो 1919 में कुछ कमियां थी, या फिर 1919 में साइमन कमीशन 1927 की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन 1927 क्यों बना, देखिए, इसका जो प्रावधान किया गया था 1919 में ही इसका प्रावधान कर दिया गया था भारतीय संविधान में। यानी भारत 1927 में जो ये बना, इसका मकसद ये था कि जो नए संविधान की स्थिति में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए 10 वर्ष बाद एक ऐसे आयोग का गठन करने की बात कही गई थी जो इसकी स्थिति का पता लगाए। लेकिन भारतीयों की लगातार स्वशासन की मांग को देखकर, ठीक है, लगातार स्वशासन की मांग को देख करके इसकी जो समय अवधि थी यानी 10 वर्ष, उससे पहले यानी 2 साल पहले इसको बना दिया गया था। बनाने की अवधि थी 10 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय आयोग का एक गठन किया गया था, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन थे। सभी अंग्रेज होने के कारण, यानी सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया था, श्वेत आयोग भी कहा गया था। श्वेत आयोग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, और अंग्रेज सदस्य होने के कारण इसे श्वेत आयोग कहा गया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता उस समय पे एमएन अंसारी ने की थी, इसका बहिष्कार की बात की गई थी। यानी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन, उसी अधिवेशन में, ठीक है, इस कमीशन की बहिष्कार की मांग की गई थी। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एमएन राय। इसके देखिए बहिष्कार क्यों बहिष्कार की इसकी बात की गई थी, क्योंकि ये जो 7 सदस्य थे इनमें एक भी भारतीय नहीं था, और भारतीयों को ये था कि भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए कि भारत की स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, ठीक है, इन सब का पता लगाने के लिए आप पहले भारतीयों से पूछिए, और भारतीय से पूछ के आइए और उनको सदस्य टीम में शामिल कीजिए। लेकिन इन्होंने एक भी सदस्य को शामिल नहीं किया, भारत का एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था। इस कारण भारत के बड़े पैमाने पर इसका बहिष्कार किया गया था। साइमन गो बैक के नारे लगे थे वहाँ पर। जब मुंबई में ये उतरा तो मुंबई में आया था ये 3 फरवरी 1928 को। देखिए समय अवधि थी 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद आने वाला था ये, क्योंकि 1919 में इसका प्रावधान कर दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम
ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में ही इसका प्रावधान कर दिया गया था कि भारत की स्थिति और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए हम 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन करेंगे, ठीक है, और उस आयोग के आधार पर हम ये बताएंगे कि भारतीयों को संविधान बनाना है या नहीं। क्योंकि संविधान की जो मांग उठ रही थी, वो संविधान की मांग, अभी जब संविधान का निर्माण कराएंगे उसमें बताएंगे कि संविधान की सबसे पहले मांग कहाँ उठी थी। तो संविधान की सबसे पहले मांग जो उठती है वो 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा, ठीक है, जो तिलक जी के द्वारा पेश किया गया था, तो उसी में सबसे पहले संविधान की मांग की बात की जाती है। उसके बाद 1922 महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए, तो संविधान के निर्माण में चलेंगे, उसमें करेंगे। तो यहाँ पर जब एक आयोग का गठन किया गया था तो सभी अंग्रेज होने के कारण इसका बहिष्कार कर दिया गया और ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुँचा और मुंबई पहुँचने के बाद इसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। 30 जून 1930 को इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, यानी 30 जून 1930 को इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट को पेश की जब इन्होंने, तो यह रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी के पास गई। कहाँ गई थी? सेलेक्ट कमेटी के पास ये रिपोर्ट गई और सेलेक्ट कमेटी के सुझावों के आधार पर ही ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया था। यानी जो सेलेक्ट कमेटी थी, जब इन्होंने इस रिपोर्ट पर सुझाव पेश किए गए थे, ठीक है, यह रिपोर्ट किसको पेश की गई थी? जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट आई थी 30 जून 1930 को साइमन कमीशन, यानी जो इसके द्वारा, कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी। श्वेत पत्र कहते हैं उसे, क्योंकि सभी अंग्रेज थे, अंग्रेजों को श्वेत कहा जाता था। श्वेत पत्र यहाँ पे पेश किया गया था, नाम था उसका श्वेत पत्र। क्या नाम था? श्वेत पत्र पेश किया गया था और ये श्वेत पत्र को उन्होंने, यानी रिपोर्ट को नाम दिया था श्वेत पत्र, और इस रिपोर्ट को उन्होंने पेश किया था सेलेक्ट कमेटी के पास। किसके पास? सेलेक्ट कमेटी। अब सेलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किए और विचार करने के बाद ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित किया और बाद में यही विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाया, ठीक है। यानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक सेलेक्ट कमेटी ने एक सुझाव दिया और सुझाव देने के बाद में ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पास करवाया, विधेयक पारित किया और उस विधेयक को बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 कहा गया, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ऐसे बना, यानी इसके जो यहाँ पर इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट। देखिए, नेहरू रिपोर्ट की हम बात करें तो नेहरू रिपोर्ट देखिए क्यों आई। देखिए, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले सभी नेताओं को उस समय भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड, उस समय पर भारत सचिव कौन थे? जब 1928 की रिपोर्ट आई थी तो उस समय भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड बिरकनहेड ने भारत के सभी बड़े बड़े नेताओं को यह चेतावनी दी कि अगर भारतीयों में इतनी समझ है तो भारतीय अपने संविधान बना करके दिखाएं। क्या कहें? यानी भारतीय अपना संविधान बनाकर दिखाएं। तो ये बात किसने कही थी? लॉर्ड बिरकनहेड ने। लॉर्ड बिरकनहेड उस टाइम में भारत सचिव थे, भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड। इन्होंने कहा था कि ये जो जितने भी लोग बड़े बड़े भारतीय नेता हैं, ठीक है, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे हैं, अगर इनमें इतनी ही समझ है तो ये अपना संविधान खुद क्यों नहीं बना लेते। सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी गई, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। देखिए, वहाँ पर लिख भी रखा है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसे बाद में नेहरू रिपोर्ट एक समिति बनी जिसे नेहरू समिति कहा गया। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी, तो रिपोर्ट पेश की थी उन्होंने 10 अगस्त 1928 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब देखिए, रिपोर्ट पेश की तो ये 1928 का मैंने बता दिया क्यों बनाया गया था। देखिए, 1928 में, इसलिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी तो इसलिए बनी क्योंकि लॉर्ड बिरकनहेड जो भारत सचिव थे उस समय पे, ठीक है, सचिव थे भारत सचिव बिरकनहेड, उन्होंने ये कहा था कि ये लोग जो भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, अगर इनमें इतनी ही समझ है तो अपना संविधान बनाकर दिखाएं। इस चुनौती को, यानी इन्होंने सबको, पूरे जितने बड़े बड़े नेता थे उनको चुनौती दे दी। इस चुनौती को स्वीकार किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति को नेहरू समिति कहा गया। 10 अगस्त
10 अगस्त 1928 को, ठीक है, ये एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट पेश की गई थी। अब इस रिपोर्ट में क्या था, प्रमुख बातें देखिए कौन कौन सी थी। औपनिवेशिक स्वराज का इन्होंने मांग करी थी, औपनिवेशिक स्वराज की मांग करी थी। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन का प्रावधान किया गया था, यानी केंद्र में पूर्ण शासन का प्रावधान, केंद्र में उत्तरदायी शासन का प्रावधान। प्रांतीय स्वतंत्रता, यानी प्रांत जो हैं उनको प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग करी गई थी। मौलिक अधिकारों की बात करी गई थी, यानी कुछ ही यहाँ पर मांग थी, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग करी गई थी। यहाँ पर देशी रियासतों को केंद्र में के अधीन करना, यानी जो देशी रियासतें थी, जो देशी रियासतें थे अपने आप को स्वतंत्र मानती थी, अब उनको केंद्र के अधीन कर दिया जाए। इन्होंने ये बात की गई थी। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की मांग करी गई थी यहाँ पे, यानी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय भी होना चाहिए, जो बाद में बना था आपका 1934 में। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय तो हो गया सर्वोच्च न्यायालय स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों के लिए एक समान दर्जा, यानी उत्तर पश्चिम के जो सीमा प्रांत हैं, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे बात करें भारत की स्थिति की, तो ऐसा होता है नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इस वाले जो जितने भी सीमा प्रांत थे, यानी सीमा प्रांत यानी सीमा के आसपास जो जितने भी प्रांत थे, उनमें जो उनका जो दर्जा होना चाहिए एक समान होना चाहिए, ठीक है। उनका जो दर्जा होना चाहिए एक समान होना चाहिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। मैंने बताया था कि 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसमें देश की प्रतिरक्षा पर विधानसभा का नियंत्रण, यानी देश की जो जितनी देश की प्रतिरक्षा था, देश की प्रतिरक्षा को लेकर के इन्होंने ये कहा था कि उस पर देश की प्रतिरक्षा पर विधानसभा का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेहरू रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातें थी। तो आज जो हमने कराया है वो नेहरू रिपोर्ट और भारत शासन अधिनियम 1919, साइमन कमीशन 1927 क्यों बना, ठीक है। 2 साल पहले इसका निर्माण हो गया था, 2 वर्ष पहले ये बन चुका था। तिथि मैंने लिख दी है 10 नवंबर 1927 को। 7 सदस्य थे, अध्यक्ष थे इनके सर जॉन साइमन, ठीक है, जॉर्ज साइमन, सर जॉर्ज साइमन इसके अध्यक्ष थे। 2 वर्ष पहले इसका गठन कर दिया गया था। बना क्यों था ये भारत के नए संविधान के नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1919 में इसकी घोषणा कर दी गई थी कि 10 वर्ष बाद भारतीयों की स्थिति और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक हम समिति का गठन करेंगे। वो 10 वर्ष बाद यहाँ पर आएगी। 10 वर्ष तक जो 1919 का जो अधिनियम लगाया गया था, 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1919, मैंने ये बताया था कि ये भी 2 साल पहले बनाने की इसकी मांग करी गई थी। 1917 में मांग करी गई थी इसकी 1919 के अधिनियम की, लेकिन ये बना कब था? 1919 में, लागू कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। तो 1919 के जितने भी यहाँ पर ये बात करी गई थी 1919 के अधिनियम में, अब इनके द्वारा ये भारत का शासन चल रहा है नहीं चल रहा है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए 1927 में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। 2 वर्ष पहले आ गया था, क्योंकि भारतीयों में लगातार उसके लिए करके, यानी भारतीयों में द्वेष शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की लगातार मांग को देख करके जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको 2 साल पहले ही बना दिया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद 1947 पर चलेंगे। फिर उसके बाद संविधान के निर्माण में सबसे पहले संविधान की बात कब उठी, ठीक है, किस विधेयक के द्वारा सबसे पहले संविधान की बात करी गई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।